एचआर ऑपरेशंस की इतनी सारी जॉब्स निकल रही हैं, जब अप्लाई करते हैं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती। मन करता है एक बार पता चल जाए किसी से सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई ये क्या प्रोफाइल है, क्या काम करना होगा। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर ऑपरेशंस, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक था एंड आई एम रियली सॉरी कि ये थोड़ा सा लेट आ रहा है, राइट। सो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एचआर ऑपरेशंस का क्या फंक्शन है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और उससे पहली एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। खाली एचआर ऑपरेशंस देख के मत जाइएगा, राइट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं एचआर ऑपरेशंस। नाउ वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे और उसका मीनिंग वहीं से निकाल लेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ओके चलिए, एचआर ऑपरेशंस, एचआर हमारा ह्यूमन रिसोर्स और ऑपरेशंस क्या, ऑपरेशंस बहुत ही बड़ा दायरा है इस ऑपरेशंस का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अंदर आएंगी और ये कह सकते हैं कि एचआर का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फंक्शन हम ऑपरेशंस में डिफाइन कर लेंगे। यस, नाउ डे टू डे ऑपरेशंस जितने भी हैं एचआर के, एचआर डिपार्टमेंट में जो भी डेली का काम है उसको सपोर्ट करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सब आ जाएगा हमारा एचआर ऑपरेशंस में। यस, ऐसा नहीं है कि मुझे खाली रिक्रूटमेंट के लिए हायर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे खाली पेरोल के लिए हायर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे खाली पॉलिसीज के लिए हायर किया जाएगा। इसका दायरा ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब आपको जॉब मिलेगी, मीन्स जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, जहां पे भी एचआर ऑपरेशंस देखें, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली करनी होती है, जिसको ध्यान रखें कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर चेक कर लें। जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लें कि भाई क्या क्या पॉइंट्स डिफाइन है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर चेक कर लें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर चेक कर लें, मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिफाइन है जो आपको करने होंगे, राइट। मीन्स हर चीज यहाँ पर इस तरह से डिफाइन होती है कि जो भी आपके जॉब प्रोफाइल में लिखा है वो आपको करना होगा। ओके, सो बेसिकली जो एक एचआर ऑपरेशंस का काम है वो ये है कि एचआर के सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, डे टू डे एचआर के जितने फंक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना प्रॉपर्ली, राइट। अब डे टू डे फंक्शंस में बहुत सारी चीजें आती है, जो कि हो गया हमारा रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड बहुत कुछ, वो भी मैं डिस्कस करूंगी रोल्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 10 फंक्शंस जो कि हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो चलते हैं वहां पे। सो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेंटेन, सपोर्ट इंटरनल एचआर सिस्टम्स एंड उसके डेटाबेस। नाउ देखिए, जो एचआर सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग बाहर से कहते हैं कि भाई एचआर कुछ काम नहीं करते, बहुत बार इस तरीके के कमेंट्स सुनने में आते हैं कि यार उसको क्या काम, लेकिन बहुत सारा काम होता है। किसी भी एक कैंडिडेट को हायर करना इतनी आसान बात भी नहीं है जितना समझा जाता है। ओके, सो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं और तब हम एक कैंडिडेट हायर करते हैं। ओके, सो एक बहुत बड़ा ये फंक्शन होता है जिसमें हमें डेली बेसिस पे जो एचआर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिस्टम चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सारा एक एचआर ऑपरेशंस का एग्जीक्यूटिव करता है। ऑपरेशंस मैनेजर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ओके, नाउ सेकंड आ जाएगा अपडेशन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उन्हें अपडेट करते रहना, उन्हें फाइंड आउट करते रहना, हायरिंग मैनेजर से कोऑर्डिनेट करते रहना, ये पॉइंट एक आ जाएगा हमारा सेकंड। थर्ड आएगा, नाउ आप देखेंगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बिकॉज ये चीजें मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ अपने सारे सेशंस में और इनके स्पेसिफिक सेशंस अलग से आ चुके हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रिपीटेड फंक्शंस हैं वही जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा बार बात कर चुके हैं। और अननेसेसरी ये सेशन लंबा करने का कोई फायदा नहीं है कि मैं हर पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं। इसमें से कोई अगर पॉइंट आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। अगर उसका सेशन होगा तो मैं लिंक वहीं शेयर कर दूंगी और नहीं होगा तो मैं न्यू सेशन जरूर बना दूंगी, राइट। नाउ थर्ड आ जाएगा रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। नाउ रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग में स्टार्ट से एंड तक सारी चीजें। नाउ स्टार्ट से एंड तक क्या, जॉब रिक्वायरमेंट्स हमने ऊपर अपडेट कर ली थी, लेकिन खाली जॉब रिक्वायरमेंट्स अपडेट करने से क्या होगा, जब तक कैंडिडेट हायर नहीं होगा तब तक तो काम कंप्लीट नहीं होगा, राइट। सो उसके बाद क्या करना है, हमें हायरिंग मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना है और उसके बाद हमें डिफाइन करना है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम जॉब पोस्टिंग से स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। इन सब पे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हम करेंगे स्क्रीनिंग, सोर्सिंग, देन स्क्रीनिंग, बाद हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट करना, हायरिंग मैनेजर से कोऑर्डिनेट कराना, फिर उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑफर लेटर, और फिर वही हमारी हायरिंग। ओके, सो ये सब मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी में बता दिया है। सो यहाँ ये सारा कुछ हो जाएगा और उसके बाद फोर्थ फंक्शन आ जाएगा हमारा ओरिएंटेशन एंड ऑनबोर्डिंग। ओरिएंटेशन एंड ऑनबोर्डिंग हमारा वही है कि जब कैंडिडेट पहले दिन आया, मीन्स जो हमने सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय न्यू ज्वाइनी, फर्स्ट डे आया तो उसका वेलकम है, इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग एक प्रोसेस है जो कि कुछ मंथ्स के लिए चलता है, आप सेशन देख सकते हैं उसका भी। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन जो कि हमारा एचआर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव कर सकता है। उसके बाद आ गया हमारा फिफ्थ फंक्शन और जो कि है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में बहुत बड़ा काम होता है एचआर ऑपरेशंस का। भाई क्या क्या पॉलिसीज अब इम्प्लीमेंट होनी है, क्या क्या नई पॉलिसीज हैं जो आनी जरूरी है। सो ये वर्क तो सच में होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे इम्प्लीमेंट होनी है और जो पहले की पॉलिसीज चल रही हैं वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, क्या चेंजेस होने हैं, क्या ऑल्टरेशन होने हैं, ये सारा काम आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, जो कि सिक्स्थ आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। बहुत सारे ग्रीवेंसेस आएंगे, उनको भाई कौन सॉल्व करेगा, तो ये एचआर ऑपरेशंस का बंदा एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस भी आपकी सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट आ जाएगा कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स पे भी एक सेशन बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कंपेंसेशन वही हमारी सैलरी, रेम्यूनरेशन, बेनिफिट्स, हमारे मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कैसे देनी है और क्या जरूरी है, क्या चीजें जरूरी है ट्रेनिंग में देनी, और कैसे हम एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीजें इन सब के सेपरेट सेशंस हैं, तो प्लीज आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नाइन्थ, जो कि है लीगल कंप्लायंसेस। नाउ बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस हो सकती हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो कि कंप्लायंस के अंडर आती हैं, जो कि हमें फॉलो करनी है, हमारी कंपनी को एक एचआर को फॉलो करवानी है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना। ओके, और 10th फाइनली आ जाएगा हमारा एनी अदर फंक्शन, जो कि हमारे एचआर ऑपरेशंस के जॉब प्रोफाइल में मेंशन है, या फिर हमें उस चीज के लिए हायर किया गया है, या फिर कोई भी सडन एचआर का वर्क आ जाता है जो कि पहले नहीं था और अब करना पड़ जाता है, वो भी ऑपरेशंस की कैटेगरी में आ ही जाएगा। सो मेरी तरफ से ये डन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। हम लोग एचआर में बहुत सारी टर्म्स सुनते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। नाउ बहुत सारी टर्म्स में हमने सीख ली है एचआर रिक्रूटर कौन होता है, रिक्रूटर में भी आईटी रिक्रूटर, नॉन आईटी रिक्रूटर कौन होते हैं, उसके बाद एचआर जर्नलिस्ट, एचआर एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर, एंट्री लेवल प्रोफाइल्स क्या होते हैं, और सीनियर प्रोफाइल्स तो अलग ही होते हैं। लेकिन डाउट आता है तो एक ऐसे प्रोफाइल में जिसके नाम के आगे लगा हुआ है पार्टनर, यस, और वो है एचआर बिजनेस पार्टनर। इसमें हमें डाउट आता है कि ये कौन है, ये कैसे पार्टनर है हमारी कंपनी में एचआर का। आज हम बात करने वाले हैं एचआर बिजनेस पार्टनर की। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, पहले तो सॉरी क्योंकि बहुत पहले रिक्वेस्ट किया गया था और ये आज आ रहा है, लेकिन देर से आए पर दुरुस्त आए, और आज हमारी सारी क्वेरीज इसकी सॉल्व हो जानी है। कौन है एचआर बिजनेस पार्टनर और क्यों हायर किया जाता है और इसका नाम ऐसे क्यों है, तो स्टार्ट करते हैं इसके नाम से ही, एचआर बिजनेस पार्टनर। नाउ एचआर इज हमारे ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस हमारी कंपनी का बिजनेस, और पार्टनर। नाउ बिजनेस और पार्टनर मैंने जैसे बोला है ऐसे नहीं है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये एचआर बिजनेस पार्टनर कैसे है। नाउ एचआर बिजनेस पार्टनर कौन है, कोई भी सीनियर एचआर प्रोफेशनल जिसको हम हायर करते हैं, मीन्स हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है कुछ स्पेशल टास्क के लिए, कुछ स्पेशल एचआर फंक्शंस के लिए, और वो डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मीन्स वो डे टू डे हमारी तरह ऑफिस नहीं जाता। मीन्स जैसे एचआर ऑफिस आते हैं, मीन्स कंपनी में डेली आते हैं और डेली की एक्टिविटीज करते हैं, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, लीव मैनेजमेंट, और जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे करते हैं, वैसे नहीं करता। एचआर बिजनेस पार्टनर को हम स्पेशली हायर करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज और फंक्शंस के लिए, कुछ हायर लेवल डिसीजंस के लिए जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा दूर से ही रहे। मीन्स उनका पार्टिसिपेशन कंप्लीटली डेली एक्टिविटीज में यहाँ पर ना हो, जिससे थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहे। यस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है एचआर बिजनेस पार्टनर को अपॉइंट करने का, कि जो हम डिसीजंस लें, मींस जो एचआर बिजनेस पार्टनर के थ्रू हम
पॉलिसीज फॉर्मुलेट कराना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, लेकर आना चाह रहे हैं अपने न्यू ऑपरेशंस के लिए या करंट ऑपरेशंस के लिए भी, वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल ही रहे, डे टू डे एक्टिविटीज से थोड़ी सी अलग रहे। अब ये बात जरूर है कि जो हमारे डे टू डे एचआर फंक्शंस हैं उसमें भी एचआर बिजनेस पार्टिसिपेट करता है, डेली बेसिस पे नहीं, उनके डिसीजंस लेना। लाइक अभी हम बात करेंगे किन किन एक्टिविटीज में हो सकता है कि एचआर बिजनेस पार्टनर का काम आए। ओके, सो सबसे पहली चीज तो ये कि एचआर बिजनेस पार्टनर एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है जैसे कि सारे एचआर होते हैं। इनको हमने हायर किया है, ये एक सीनियर प्रोफेशनल है, सीनियर एचआर प्रोफेशनल है, और इनके एक्सपीरियंस को देख के, इनके एक्सपोजर को देख के हमने कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से इन्हें हायर किया है, कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस लेने के लिए इन्हें हायर किया है। मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आप जगह जगह देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में फंस जाएंगे या फिर टेक्निकल लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है कि बेसिकली पर्पस क्या होता है एचआर बिजनेस पार्टनर का, राइट? Now the senior HR professional, HR business partner will work and support the top executives of the organization in various HR functions. और वो HR functions कौन से हो सकते हैं? हमारा रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, हमारा ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनफैक्ट अगर हमें कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो भी, रिटेनिंग द एम्प्लॉइज वो भी, और न्यू मेथड्स भी हायरिंग के, न्यू वेज हायरिंग के, इन सब फंक्शंस में और ऐसे एन नंबर ऑफ फंक्शंस के जो स्पेसिफिक डिसीजंस लेने हैं, कुछ न्यू डिसीजंस लेने हैं, कुछ न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, उसमें ये हमारे काम आएंगे, राइट? सो ऐसे फंक्शंस के लिए डे टू डे तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन वो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे या फिर बता देंगे कि किस तरीके से ये सारे फंक्शंस आप चेंजेस करने हैं, इन सारे फंक्शंस में चेंजेस करने हैं और इंप्लीमेंट करने हैं, राइट? तो ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर हो जाएगा टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, राइट? नाउ सेकंड इसी में ही देख लेते हैं एक और पॉइंट, वो क्या है। अब ये सब करने के लिए एक जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, एचआर बिजनेस पार्टनर है, उनके पास एक्सपीरियंस होगा हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे जैसे एम्प्लॉयर का। मींस जिस भी इंडस्ट्री में वो आएंगे उसका एक्सपोजर उन्हें ऑलरेडी होगा, उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा, तभी वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर पाएंगे हमारी कंपनी के बेनिफिट के लिए, राइट? सो ये ध्यान रखना और ये देखना बहुत जरूरी है कि उसी टाइप का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर वाली कंपनी का एक एचआर बिजनेस पार्टनर, राइट? नाउ इसी में एक और थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे ध्यान में आता है कि जब वो डे टू डे यहाँ नहीं आता तो क्या वो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक एचआर बिजनेस पार्टनर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। ये बात जरूर है कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर की बात उधर कर रहे हैं। दे आर हाईली प्रोफेशनल, सो वो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो ये इशू नहीं आएगा कि हमारे मन में इनसिक्योरिटी आए कि अगर हमने एचआर बिजनेस पार्टनर हायर किया हुआ है या वो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो कहीं से भी कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मैटर अराइज हो सकता है, ओके? और दूसरी बात ये है कि वो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर हो सकते हैं बिकॉज वो हमारे यहाँ एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ओके? ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाइंड है या दो के साथ, लेकिन वो कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना एसोसिएशन कर सकते हैं, राइट? ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम आपस में बात करते हैं उसमें बताया है एचआर बिजनेस पार्टनर। एचआर के ऑलमोस्ट सारे डेजिग्नेशंस देखने के बाद एक टाइटल, एक जॉब रोल रह जाता है। वैसे तो बहुत सारे अभी और भी रहते हैं जो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड सा सेशन है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है और ये है एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। भाई क्या काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर? लगते ही हमारे मन में हलचल सी हो गई कि ये एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड लगा हुआ है तो पता नहीं इसका काम क्या होगा, राइट? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर यही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे कि ये जो एचआर एडमिनिस्ट्रेटर है इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, राइट? और साथ में इतना कुछ देखेंगे तो ये भी देख लेंगे कि भाई कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो इस डेजिग्नेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फाइनली स्टार्ट करते हैं और इसको इसी से समझते हैं। एचआर एडमिनिस्ट्रेटर क्या मीनिंग है? एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग ना पहले हिंदी में समझते हैं। मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज टिपिकल लगती है ना तो सबसे पहले सिंपल प्लेन डिक्शनरी मीनिंग समझती हूँ उसका और उसको फिर लिंक करने की कोशिश करती हूँ अपने प्रोफाइल से या अपनी जिस भी चीज से समझने के लिए। सो चलिए
अगर आप गूगल आउट करेंगे तो बिल्कुल प्लेन मीनिंग क्या निकल के आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर बाद में आएगा, पहले समझते हैं एडमिनिस्टर का मतलब। एडमिनिस्टर का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, वो है मैनेज या फिर कंट्रोल करना। ओके, किसी भी चीज को मैनेज या कंट्रोल करना। अब कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ, मैनेज और कंट्रोल। मैनेज हमारा एचआर बहुत कुछ करता है, ओके, इसलिए ये एचआर से लिंक हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन जो कि मैनेज और कंट्रोल ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा गया है, जिसका जॉब, जिसका काम यही है, जिसका काम है मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। तो अब एचआर के रेफरेंस में इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या हुआ? मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना एचआर की एक्टिविटीज को। तो ये कौन सी अलग बात हो गई? हर एचआर यही काम करता है ना, तो फिर इसकी डेजिग्नेशन अलग से देके इतना डिस्प्यूट क्यों बन रहा है? यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एचआर एडमिनिस्ट्रेटर आज के टाइम में आप किसी को भी डेजिग्नेशन दे सकते हैं। स्मॉल एंड मिडिल लेवल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यूटीज डिफर कर सकती हैं। जो स्मॉल एंड मिड लेवल है उसमें अगर आपने एचआर एग्जेक्टिव नाम दिया है, एचआर ऑपरेशंस नाम दिया है, एचआर जर्नलिस्ट दिया है, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर दिया है, एचआर एडमिन दे रहे हैं, तो दे आर ऑल सेम, राइट। और जो चीज डिफर करेगी, अगर सेम नहीं है तो डिफर करेगी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे। जब आप किसी भी एचआर एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन देखेंगे तो आपका सबसे पहला काम जो हमेशा होता है हमारा, वो क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना, उसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अच्छे से रीड आउट करना। जब आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना होता है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पढ़नी होती हैं, तो आपको कभी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये रोल क्या है, इसमें क्या काम करना होता है। जैसे कि अभी पीछे भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, मैम एचआर एसोसिएट क्या काम करता है? तो वो कुछ नहीं है, वो एचआर का ही एक आगे एसोसिएट लगा दिया है। वो असिस्टेंट का काम भी कर सकता है, वो एग्जेक्टिव का भी काम कर सकता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है। ओके, सो किसी भी प्रोफाइल को समझने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से देखें। एक चीज यहाँ पे और भी है, कई बार बहुत ही शॉर्ट में लिखी होती है, चीजें ठीक से नहीं लिखी होती, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद पूछ भी सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि कंपनी को भी पता चले कि जो उन्होंने जॉब पोस्टिंग दी है वो सफिशिएंट नहीं है लोगों के समझने के लिए, राइट। और अगर आप खुद से ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कई बार कह चुकी हूँ, जॉब पोस्टिंग्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे सिस्टम, तब तक मजा नहीं आएगा। मतलब आपको सारी चीजें उसमें प्रॉपर डालनी है। अब ये नहीं कि पेन उठाना होता है, पेपर उठाना होता है, उस कमरे में जाना होता है, मीन्स उस रूम में जाना होता है और वहां से पेपर्स लेने होते हैं, वहां पे फोन करना होता है। ये नहीं, ये तो ऑब्वियसली डे टू डे ऑपरेशंस में आता है, बट जो कोर एक्टिविटीज हैं वो क्या है, उसमें रिक्रूटमेंट है, पेरोल है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखने हैं, कंप्लायंसेस देखने हैं, ये प्रॉपर जरूर पॉइंट्स में डालें जॉब पोस्टिंग्स में, राइट। और भी बहुत अच्छी तरीके से इसे समझना चाहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब पोस्टिंग्स को, तो मेरे बहुत सारे सेशंस बने हुए आप चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने कैंडिडेट एक्सपीरियंस का भी एक सेशन निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को कैसा एक्सपीरियंस होता है अगर अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसे नहीं मिलता, अच्छा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं मिलता, और बहुत सारी चीजें, राइट। सो हम ये चीजों का ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, एचआर एडमिनिस्ट्रेटर पर, बिकॉज आप एक एचआर बनने वाले हैं, इसलिए मैं ना बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट्स पे शेयर करती हूँ, बिकॉज ये लिखे हुए नहीं मिलते। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब पता चलती है। मैं भी एमबीए करने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि हम बहुत ही रिफाइंड सा उसमें सुनते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये हम प्रोसेसेस लगाने होते हैं, ऐसे लगाते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं वर्क करते हैं उस तरीके से। तो जो छोटी छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही होती हैं। ओके, सो हम इसको ऐसे करके स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर हम एक एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब हमें मिल रहा है तो हमें क्या क्या काम करना होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये सिमिलर है, और जॉब डिस्क्रिप्शंस आप देखेंगे कंपनी के तो आपको उससे पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अब फिर भी कुछ आपको 8-10 चीजें तो मैं बता ही दूं कि जो एचआर एडमिनिस्ट्रेटर को करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपका माइंड ओपन हो जाए कि यार जॉब प्रोफाइल चाहे टाइटल मुझे ये मिल रहा है लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट कि ये फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट होता है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, वहां पे एचआर रिक्रूटर है, वहां पे एचआर पेरोल एग्जेक्टिव है, अगर वहां पे ऑन बोर्डिंग के लिए एक एचआर अलग है, अगर एचआर के बहुत सारे जो डोमेन्स हैं वो डिवाइडेड हैं, तो एचआर एडमिन विल बी द फर्स्ट पर्सन जिससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे जाकर।
ऐसा नहीं होगा कि हम जाएंगे तो हम एचआर रिक्रूटर से मिलेंगे। फिर जब कंपनी में हम जा रहे हैं तो हमारे पास एचआर एडमिन होगा जो सबसे पहले हमारे पास आएगा बात करने, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने, किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए। सबसे पहला कॉन्टैक्ट पर्सन अगर एचआर में बात करें तो वो एचआर एडमिन होगा। मैं एचआर एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिन से बात कर रही हूँ तो आप इसको समझ सकते हैं। एचआर एडमिन का भी ऐसे ही ये रूल होगा। ओके, जब एचआर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उसको एचआर एडमिन ही नॉर्मली बोला जाता है शॉर्ट में, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोला जाता नॉर्मली, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट हमारा यही होगा। फर्स्ट पर्सन जो कंपनी में जिसे हम कॉन्टैक्ट करेंगे एज एन एचआर वो होगा हमारा एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके क्या क्या काम होंगे? सेकेंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में असिस्टेंस करना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें असिस्ट करना। अब उसका कितना दायरा होगा ये आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा रिक्रूटमेंट ही वो कर रहा है, जितनी उसे ड्यूटीज दी गई होंगी वो उतनी करनी होंगी। सेकेंड हो गया आपका। थर्ड, इसी में ही इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करना, इंटरव्यू प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कराना, इंटरव्यू प्रोसेस की प्रिपरेशंस करना। मैंने एक सेशन बनाया था हाउ टू कंडक्ट जॉब इंटरव्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसे देख लीजिए। उसमें बहुत सारी इंटरव्यू प्रिपरेशंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जिसके बारे में मैं कई बार बात कर चुकी हूँ। वो इंटरव्यू प्रिपरेशंस क्या? इंटरव्यू प्रिपरेशंस, अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं तो इंटरव्यू हॉल होगा, एक प्रॉपर वेटिंग एरिया होगा, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? एडमिन वाला बंदा करेगा, एचआर एडमिन करेगा। अगर एडमिन है, एचआर एडमिन है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको उससे कोऑर्डिनेट करना होगा अगर आप एक रिक्रूटर है, राइट, कि आपको वो हॉल कितने टाइम के लिए चाहिए और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। ऑब्वियसली वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सैनिटेशन में आ गया हमारा वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम और उसकी क्लीनिंग भी 1 आवर, हाफ एन आवर, मतलब कितने कितने टाइम बाद आप कर रहे हैं उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहें। वो कहाँ पर हैं, उनके जाने का प्रॉपर एरिया पता हो, राइट। नेक्स्ट इज पार्किंग फैसिलिटी, जिसके बारे में मैंने फिर बात करी थी। सिटिंग अरेंजमेंट, किस तरीके से एग्जिट और एंट्री होगी, ये सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन में आता है। आप ये ना सोचें कि बस मुझे तो कॉल करके कैंडिडेट्स को बुलाना है और वो अपने आप आएंगे इंटरव्यू देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप जब कंपनी में लोगों को बुलाते हैं, इतने सारे लोगों को, तो उनको कैसे बिठाना है, वो कैसे एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, कितने टाइम तक वो रहेंगे, उन्हें क्या फैसिलिटीज देनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो आपको इस चीज को मैनेज करना होगा एचआर एडमिन के थ्रू, राइट। तो एचआर एडमिन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करना है, जैसा कि हम लोग वॉक इन ड्राइव्स एंड ऑल में करते थे बहुत बार, तो आप वो भी कर सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है तो वो कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारा इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके प्रोसेस की ये एचआर एडमिन करेगा। उसके बाद असिस्टेंस इन हायरिंग प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस जो भी है उसकी असिस्टेंस ये काम आएगा। नेक्स्ट इज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, बहुत अच्छे से हमें एम्प्लॉयज को वेलकम करना है। वेलकम के लिए आप जैसे सीनियर है, प्रोफेशनल्स है, तो बहुत ज़्यादा बुके का है और या फिर कुछ मोमेंटोज होते हैं, मतलब ऐसे मोमेंटोज नहीं जो कि रिवार्ड्स के तौर पे दिए जाते हैं, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ हो सकता है डायरी आप उन्हें देने वाले हैं, जो भी अरेंजमेंट्स है रिलेटेड टू दैट ऑन बोर्डिंग के वो करने हैं। मीटिंग हॉल आपको अरेंज करना होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल आपको अरेंज करवाना होगा। सो वो सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी। और डेस्क प्रिपरेशन, जो पर्सन आने वाला है उसकी डेस्क प्रिपरेशन, ये भी सब ऑन बोर्डिंग में ही आएगी। उसको क्या क्या चीज़ें इशू होनी है, लैपटॉप और वो सारे अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली आईटी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उसकी मेल आईडीज और उसके लिए, लेकिन कॉन्टैक्ट कौन करेगा? अगर एचआर एडमिन है तो बस फिर वो ही करेगा। आपको कोऑर्डिनेट करना है एज एन एचआर रिक्रूटर एचआर एडमिन वाले बंदे से कि ये आपको अरेंज करना है ऐसे ऐसे, राइट। सो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एचआर एडमिन भी समझ लें कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके दायरे में आती हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स। कुछ ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स होने हैं, जो एम्प्लॉयज आने वाले हैं उनके ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स, जो करंटली हैं उनके ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स। ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर लेके जाना है तो एचआर एडमिन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहीं पे ही अरेंज करने हैं। तो कैसे कैसे अरेंज होंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएंगी वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, अगर आपको उसके थ्रू स्लाइड्स के थ्रू करना है तो वो सारा अरेंजमेंट देखना। ऑब्वियसली आईटी वाला इन्वॉल्व होगा उसमें, आईटी पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट बहुत ज्यादा रहेगा, आपको ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आईटी पर्सनल से, राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा, इसी के साथ एम्प्लॉयज आ गए हैं तो उनका डेटाबेस, उनका डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, उनकी फाइल्स, उनकी पर्सनल फाइल्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं एज पर कंप्लायंसेस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, उसका इंश्योर करना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एचआर का डेटाबेस अप टू डेट हो कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे डेटाबेसेस हमें चाहिए, ऑडिट्स होते हैं तो डेटाबेसेस कैसे
मेंटेन करने हैं, मैनुअली करते हैं तो मैनुअली कौन सा करना है, और डिजिटली करते हैं तो कैसे उसका बैकअप कैसे होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल कंप्लायंसेस और बिल्कुल लीगल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो जो हमें बताई गई हैं ये ऐसे ही मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा मेस होगा, आगे प्रॉब्लम होगी। अगर HR एडमिन है आपके पास तो वो सारी चीजें ये इंश्योर करेगा। फाइन, ये हो गया। और उसके बाद आ जाता है हमारा 9th पॉइंट। तो 9th पॉइंट हो जाएगा मेरा सारे लीगल कंप्लायंसेस इंश्योर रखना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का ध्यान रखना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का देखना, हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी की, जैसे लेबर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, HR एडमिन का काम है वो देखे सेफ्टी और हेल्थ के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इफ दे नीड ग्लव्स, इफ दे नीड मास्क, उनकी रिक्वायरमेंट है, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो हाँ देख लेंगे, आप अपने मैनेजर को बताइए, आप इस सुपरवाइजर को बताइए, वहां से रिक्वेस्ट आएगी ये आएगी। नहीं, अगर आपके सामने आई है रिक्वेस्ट तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वहीं से रिक्वेस्ट आएगी तभी आप देखेंगे, आपको भी इनिशिएट लेना पड़ेगा। एडमिन वाले बंदे का रोम अराउंड करने का काम है, उसको सीट पे बैठने का काम नहीं होता है नॉर्मली। उसका ये काम होता है कि जहाँ पे वर्क प्लेस एरिया है लेबर्स का, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में अंदर, तो वहाँ पे हम इंश्योर करें सारी चीज़ें डेली बेसिस पे सेफ्टी से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह तो ऐसा काम होता है कि अगर आपने प्रॉपर मशीन्स को बंद नहीं किया है, केमिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपने बंद नहीं करी हैं, टाइमली आपने कोई चीज़ें प्रोटेक्टिव नहीं करी हैं, तो बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, और लेबर का भी लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्सीडेंटल भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये लास्ट पॉइंट मेरा आ गया लीगल कंप्लायंसेस। इसके बाद चलिए 10th पॉइंट कह देती हूँ, एनी अदर, जो भी आपके जॉब प्रोफाइल में है, कोई भी एडमिन फंक्शन हो सकता है। अगर आपके जॉब प्रोफाइल में मेंशन है और नहीं मेंशन है और बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया है तो भी, ये मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कई बार हमारे जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन बाद में वो ऐड ऑन कर दी जाती हैं। अगर ऐड ऑन करने को मिलती हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, आपको भी सीखने को मिलेगा। बिकॉज जब हम मैनेजरियल लेवल पे लाते हैं तब हमें रियलाइज होता है यार ये मैंने काम किया होता ना तो मुझे आज इसकी नॉलेज होती, क्योंकि मुझे आज जूनियर्स से करवाना है। जब हम जूनियर होते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं, तो हमें क्या लगता है यार सैलरी तो इतनी मिलती है, काम मुझसे इतना लेते हैं। यस, हमें हमेशा से यही फील होता रहता है यार मुझसे सारा काम ले लेते हैं और सैलरी मुझे इतनी कम देते हैं। आप जितना एग्जेक्टिव लेवल पे चीज़ें सीख लेंगे उतना जब आप प्रमोट होके ऊपर जाएंगे मैनेजर लेवल पे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लाइक इन माय केस आई ऑलवेज फील कि मैंने इतनी सारी चीज़ें एग्जेक्टिव लेवल पे करी कि व्हेन आई गॉट प्रमोटेड टू मैनेजरियल लेवल तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी, मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था, एंड आई वॉज द होल सोल पर्सन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे से बहुत सारी चीज़ सीखते जाएं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली करना पड़ता है। ये हमेशा होता है कि हम जितना काम कर रहे होते हैं उतनी सैलरी नहीं मिल रही होती है जब हम लोअर लेवल पे होते हैं, लेकिन वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रेनिंग होती है जो कि हमें फ्री में मिल रही होती है, उसका भी हम कहीं चार्ज पे नहीं कर रहे होते। ओके, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैम कोर्स बता दीजिए, मैम ट्रेनिंग बता दीजिए, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है ये जो हमें काम करते करते मिल रही होती है। तो एक्सेप्ट करें बहुत ज़्यादा काम, राइट। ये फिर से मैं अगेन बहुत ज्यादा कुछ बोल रही हूँ। तो चलिए अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आ जाते हैं अपने स्किल्स पर। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी, 5 स्किल्स मैं बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली, जिसे मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होनी, क्योंकि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का काम करने वाले हैं। कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा लेवल पे। ये ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट बैठ कर फोन लगाया और ऐसे 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 करके आराम आराम से हो गया। बहुत सारे काम आपको थोड़ा सा फोर्सफुली भी कई बार कराने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके भी कराने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे, मतलब ज्यादा थोड़े से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को यूज करके कराने पड़ेंगे। तो ये है फर्स्ट इज गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग। और नाउ हियर कंट्रोलिंग डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि आप एग्रेसिव होने चाहिए। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बीइंग एग्रेसिव एंड बीइंग हैविंग गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। These both are two different things. ये दोनों अलग अलग चीजें। एग्रेसिव वो अगर आप हो जाएंगे तो आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यू डोंट नीड दैट, यू हैव टू बी अ कंट्रोल पर्सन। पहले तो किसी और को कंट्रोल करने से पहले खुद का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ वो प्रोफेशनल हूँ ना। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मेरा मीनिंग कंट्रोल का है कि आपको बहुत ही एग्रेसिवली रूडली बात करनी है और कॉलर पकड़ लेना है किसी का कि तू कैसे काम नहीं करेगा, तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है एज एन HR भी और एज एन एम्प्लॉय भी। क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप ही 2 दिन में आउट हो जाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें काम करवाना है। तो कंट्रोल का मीनिंग ये है कि अभी आज कोई कैजुअली काम कर रहा है तो नहीं, मुझे काम उससे लेना है तो मुझे उसको कन्विंस किसी तरह से करना पड़ेगा कि नहीं यार ये आज करना है, कैसे कैसे करके इसको आज ऐसे ऐसे निपटा लेते हैं, कल हम देख लेंगे, राइट। आज ये काम करना है तो ये करना है। ओके, सो गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है, एग्रेसिव होने की जरूरत है, आप
बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड IT स्किल्स। ना वो आपको बात करनी है लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, उससे बात ही नहीं कर पाएंगे अपने एम्प्लॉइज से, सीनियर्स से, लेबर से, तो क्या करेंगे। अब ये नहीं है कि मैं बात तो कर रहा हूँ लेबर से और उससे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीख के आया हूँ, क्या फायदा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का, यहाँ पे क्या, और हमेशा ही कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग इंग्लिश स्किल्स नहीं होती है, वो होती है आप अपनी बात को अच्छे से समझा पाएं और दूसरे की बात समझ पाएं। तो जो लैंग्वेज दूसरे वाले पर्सन को समझ में आती है वही हमें यूज करनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं किसी को गालियों की भाषा समझ आती है या बहुत ही रूड भाषा समझ आती है तो हम उसमें बात करेंगे, वो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रही हूँ। वो आपको बैलेंस करना होगा कि दूसरा इंसान अगर गुस्से में बात कर रहा है तो हमें नॉर्मल रह के उसको किसी तरीके से मोल्ड करना है। ओके और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, लिखना, पढ़ना, सारी चीजें आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। भाई कंप्लायंसेस देखने वाले हैं तो अगर आपको आती नहीं होगी ड्राफ्टिंग, अगर आप पॉलिसीज को पढ़ना नहीं जानते होंगे तो कैसे काम बनेगा। सेम वे आप अपनी लेबर से बात नहीं कर पाएंगे तो उनसे कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, वो कभी बात ही नहीं करेंगे आपसे उस तरीके से। रीजनल अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है। सेम एज IT स्किल्स, बहुत सारी चीजें IT पे डिपेंडेंट हैं तो आपकी IT स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ तो आप और भी सेशंस में देख सकते हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में डिजिटली काम हो रहा है तो IT स्किल्स इंपॉर्टेंट ही है। थर्ड आ जाती है गुड इन्फ्लुएंशियल स्किल्स। नाउ अगेन यहाँ पे अब आप कहेंगे ये तो आपने पहला वाला ही पॉइंट दोबारा चिपका दिया पॉइंट बढ़ाने के लिए, नहीं, यहाँ वहां पे मैंने कहा था गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यहाँ मैं इन्फ्लुएंशियल स्किल्स की बात कर रही हूँ। इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी क्या होती है, क्या होती है, ये होती है कि यार इस पर्सन ने कुछ कहा ना तो मजा ही आ गया, मतलब इस पर्सन ने कुछ कहा तो यार करेंगे, कैसे भी करके करना है। बहुत बार हमारे एम्प्लॉयज ना बिल्कुल करने के मूड में नहीं होते, लेकिन किस लिए करते हैं, यार ये मैम ने बोला है ना ये काम करना ही है, बस करना ही है, कोई नहीं 15 मिनट ही तो लगेंगे। तो आप आपको अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनानी पड़ेगी। गुड इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, बहुत इन्फ्लुएंस हों लोग आपसे। आप सबको कह रहे हैं स्मोक नहीं करना, आप खुद जाके नो स्मोक एरिया में खुद स्मोक कर रहे हैं, तो आपको खुद को तो पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना कि जो चीज अलाउड नहीं है वो आपके लिए भी नहीं है। आप कहते हैं टाइमिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट 10 o'clock टाइमिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट 9:30 है, आप 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं ऑफिस, कौन मानेगा आपकी बात। 2-4 बार शर्म कर लें फिर तो कहेंगे मैडम आपका क्या टाइम है, आप किसी भी समय आ रही हो। तो अपने आप को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, राइट। ऐसे ही कोई किसी को नहीं सुनता, कितने समय तक सुनेगा, फिर वो आपकी रिपोर्ट और आगे कहीं और करने लगेंगे। सो यू हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल, यू हैव टू लुक लाइक एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। लुक लाइक ऑब्वियसली तब भी आप लुक लाइक करेंगे जब खुद से होंगे, जब वो चीजें अपने अंदर इंप्रूव करेंगे, राइट। सो ये फर्स्ट वाले पॉइंट से डिफर है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन करा है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। 50 चीजें कंपनी के मेरे पास खुली पड़ी हैं, हर चीज मैं देख सकती हूँ, लीगल कंप्लायंसेस, लोगों की सैलरी, सबका प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, डायरेक्टर्स का प्रोफाइल, ओनर्स का, सब कुछ है मेरे सामने, होगा ही सब कुछ मेरे सामने। एज एन HR तो होता ही है, मैं सबको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंडशिप उससे है, मेरी फ्रेंडशिप IT वाली बंदी से है, मेरी फ्रेंडशिप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है, मैं सबको सारी बातें बताती फिर रही हूँ। नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, HR के किसी भी प्रोफाइल में है, आपको पता होना चाहिए कि कितना मुंह खोलना है और किसके सामने खोलना है। फ्रेंडशिप ऑफिस के बाहर करिए, अपनी पर्सनल ऑफिस की बातें ऑफिस से नहीं बाहर जानी है, चाहे वो कितना ही पक्का अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर ही काम कर रहा हो दूसरे डिपार्टमेंट में। यू नेवर नो, आप जो बातें उनसे डिस्क्लोज कर रहे हैं वो पता नहीं किस वे में कहीं डिस्क्लोज हो जाएंगी। होता है ये, आई हैव सीन कि मैंने इसको बताई, उसको बताई, इसको बताई, और मैंने तो इस वे में नहीं बताई थी। अक्सर एम्प्लॉयज क्या कहते हैं, नहीं ये तो मेरे मुंह से निकल गया था, ये तो मैंने इस वे में नहीं बताई थी। अरे वे तो बाद में डिसाइड होगा ना, जब दूसरा पर्सन कहीं और किसी को बता देगा तब पता चलेगा ना किस वे में चली गई वो बात। आपको कुछ बतानी ही नहीं है, अपने पास से निकालनी ही नहीं है वो बात, राइट। आपको कोई भी सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करने हैं। सीक्रेट्स क्या, आपको कैसे पता खाली वो सीक्रेट्स ही हैं। आपको कोई भी चीज ऐसी शेयर ही नहीं करनी है किसी से जो किसी और को शेयर करने वाली नहीं है, जो सिर्फ आप तक रखने वाली है। आप एक HR एडमिन है तो किसी पर्पज से HR एडमिन है, किसी वजह से HR एडमिन बने तो सारे एम्प्लॉयज HR एडमिन बन जाएंगे ना, राइट। अगर सबको वो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं तो सभी HR एडमिन हो गए, आप ही क्यों हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तो HR के किसी भी प्रोफाइल में मैं कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप अपनी बातें अपने तक नहीं रख सकते हैं तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि सबकी आदत होती है अपने सीक्रेट्स शेयर कर देने की किसी के भी साथ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, ये सब नहीं चलता HR के प्रोफाइल में, बिल्कुल भी नहीं चलता। फिफ्थ, टीम एंड कस्टमर हैंडलिंग।
इतनी सारी टीम हो गई मेरी। आप कह रहे हैं नहीं मैम टीम क्या, मैं तो एक अकेला एचआर एडमिन हूँ। अरे वो टीम ही है जो आपके साथ काम कर रही है, दूसरे एचआर्स वो टीम है, राइट। कस्टमर हैंडलिंग पहले आप हैं, पहले पर्सन है कांटेक्ट के, कोई भी आएगा आपसे मिलेगा, भाई एचआर एडमिन का बंदा खड़ा था वहां, कैसे कस्टमर को हैंडल करेंगे? नहीं यार मैं तो अपने उसमें रहता हूँ एटीट्यूड में, मैं तो अपने कैसे, मुझे कैसे कह दिया कुछ, मुझे कैसे, ऐसे कैसे आप हैंडल करेंगे कस्टमर को, राइट। और हमारा एम्प्लॉय भी हमारा कस्टमर है, कैंडिडेट हमारा ऑब्वियसली कस्टमर है, मेरे लिए कस्टमर है क्योंकि मेरा एचआर का प्रोफाइल है, मुझे उसे ही हायर करना है, तो मेरे लिए तो वही कस्टमर हुआ ना, राइट। सो टीम एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। मैं ये ऐसी बातें इसलिए बताती हूँ बिकॉज ये नॉर्मली होती हैं, हम फेस करते हैं जब हम कई जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि यार वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी, वहाँ की पीपल हैंडलिंग अच्छी नहीं थी, तो वही चीज़ें हम पे भी अप्लाई होती हैं। जब हम जॉब में होते हैं तो हमें भी वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि लोग इंप्रेस होकर जाते हैं और काम स्मूथली चलता है। आई होप सो ये क्लियर होगा, कितना मजा आ जाए कि हमें पता चल जाए कि ऐसी कौन सी चाबी है जिसे घुमाएं और हम बन जाएं एचआर मैनेजर। यस, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे यही सुनने को मिलता है कि भाई एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं और वो भी डायरेक्ट, तो कोई चाबी ही होगी जो ये हेल्प करेगी हमें, या फिर कुछ और है जो हमें हेल्प करेगा। सो इसी के बारे में आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एचआर मैनेजर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचआर मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना, क्योंकि अगर एक बार वो पता चल जाएगा तो मैनेजर कैसे बनना है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर मैनेजर, और उसके बाद भाई कैसे कैसे एचआर मैनेजर बनेंगे ये हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। यस, जब हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अब भाई ये भी बता दीजिए कि ये कैसे बनना है, कहाँ तक हमें जाना है, क्या क्या हमें करना है। तो आइए अब देख लेते हैं एचआर मैनेजर कौन है, क्या काम करता है, और बड़ा अच्छा सा नाम लगता है एचआर मैनेजर, तो क्या काम करता है वहां पे आ जाते हैं। नाउ समझेंगे हम हमेशा की तरह इसको इसी वर्ड से, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाला। अब ये बात तो हम सुन सुन के थक चुके हैं, पक चुके हैं कि हर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल यही काम करता है, मैनेजमेंट ही करता है, क्योंकि एमबीए और बीबीए में भी यही पढ़ा है। तो क्या खास बात है इस मैनेजर की, ये आती है बात और ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और मैनेजर का काम है बहुत सारा और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। स्पेशली जो इसका एक काम है वो है डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, खुद से बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली, राइट। अब ये देखेंगे आप, मैंने अगर आपने बहुत सारे सेशंस देखे हुए हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट में मेरे एचआर के पहले भी, जिसमें मैंने एंट्री लेवल प्रोफाइल्स बताए हैं, जर्नलिस्ट के बारे में बताया है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, रिक्रूटर के बारे में बताया, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये चीजें आप रिपीटेडली वही बोल रहे हो, तो मैनेजर में ऐसी कौन सी बात है जो कि डिफरेंट। देख लेते हैं, और इसका मीनिंग है कि मैनेजर जो है वो ही पर्सन बनेगा जो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। अब कैसे मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता है, उसे अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है। आप अभी एक फ्रेशर हैं, आपको एचआर के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये काम होता है, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं करा, कभी नहीं करा, राइट। तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको? आप अभी खुद से काम करेंगे ना, आप वर्क करेंगे, लेकिन एक मैनेजर का काम है मैनेजमेंट, उस वर्क को मैनेज करना, वो कैसे होना है उसे करवाना। आप डिफरेंस समझिए, एक काम जो मैं खुद कर रही हूँ और एक काम मैं किसी से करवा रही हूँ। मैं किसी से काम करवा रही हूँ, उसके लिए मुझे ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होता है, तभी मैं उसे करवा पाऊंगी, राइट। आई होप सो आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप किसी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत स्कोप है कि आप उसे मिस्टेक से करेंगे, थोड़े बहुत फॉल्ट्स। मिस्टेक का मीनिंग ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक की बात कर रही हूँ, कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपने ठीक ठीक भी कर दिया है, लेकिन बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा उसके अंदर, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करा है। नेक्स्ट टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, उसमें धीरे धीरे करके परफेक्शन आता जाएगा। सो यही काम है एक मैनेजर का। मैनेजर का काम है एट परफेक्शन लेवल चीजों को करना, एचआर को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, एम्प्लॉइज को मैनेज करना एट अ गुड लेवल, एट अ सीनियर लेवल, जहां हम उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर पाए, उनकी प्रोसेसेस को स्टेब्लिश कर पाए। अभी हम डिटेल में पॉलिसीज और डिटेल में हम रोल्स की बात करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ये सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन देख रही हूँ, जैसे आपके माइंड में डेवलप हो कि एक मैनेजर क्यों डिफरेंट है, राइट।
उसको चीजों को मैनेज करना है, तो अगर वो खुद से अभी करने में ही लगा है, अभी वो सीखने में ही लगा है, तो वो कैसे काम करेगा? वो नहीं कर पाएगा। उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज जो नीचे काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, उन्हें बताना है कि ये काम एक्चुअली कैसे होता है। अगर वो खुद ही फर्स्ट टाइम कर रहा होगा, उसे खुद से ही नहीं पता होगा, तो वो कैसे गाइड करेगा? ऑल दो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे मैनेजर के भी सामने जो फर्स्ट टाइम होंगे, लेकिन उसमें वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करेगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी भी काम का, बिकॉज हर बार सिचुएशंस डिफर होती हैं। लेकिन जो एक फ्रेशर है जिसने उतना काम ही नहीं किया हुआ है, वो कहाँ एक्सपीरियंस यूज करेगा, कहाँ का एक्सपीरियंस यूज करेगा, राइट? सो आई होप सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिफरेंस समझें कि मैनेजर और एक नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है, एक एग्जीक्यूटिव में, एक असिस्टेंट में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ ये तो हम डिफरेंस समझ चुके हैं, हमें समझ में आ गया कि एक मैनेजर डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, उसने ये सब काम बहुत टाइम तक किया हुआ है, बहुत समय से किया है, इससे वो एक्सपर्ट हो चुका है, उसकी प्रोसेसेस माइंड में बिल्कुल क्लियर है। अभी हम सीख रहे हैं, हमें अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की नीड है। ओके, सो यहाँ एक चीज जो सबसे पहले क्लियर हो जाती है वो ये हो जाती है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप अभी ग्रेजुएट हैं, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या अभी आपने बहुत ही कम काम किया हुआ है, किसी एक प्रोफाइल में काम किया है, एचआर के खाली एक रिक्रूटमेंट में काम किया है, या फिर खाली आपने किसी एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे भी काम किया है और वो भी अभी बहुत 6 मंथ्स हुए हैं, या आपने इंटर्नशिप में काम किया है, तो आप मैनेजर नहीं बन सकते हैं एकदम, राइट? ये क्यों क्लियर हो रहा है? बिकॉज अभी हमें उतनी प्रोसेसेस के बारे में नहीं पता, अभी हम फ्रेम नहीं कर सकते पॉलिसीज, अभी हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते प्रॉपरली, बिकॉज हम उन स्टेजेस से नहीं गुजरे हैं जिन स्टेजेस से जब हम मैनेजर बनेंगे तो वो सारी चीजें हमें हैंडल करनी होंगी, राइट? सो ये कंसेप्ट तो पहले हमारा क्लियर हो गया कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है वो एचआर मैनेजर होगा। इनफैक्ट ये मैं एचआर मैनेजर की बात कर रही हूँ किसी भी प्रोफाइल के, बिकॉज आप एचआर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं। किसी भी प्रोफाइल के मैनेजर को होने के लिए थोड़ी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसने कम से कम वो काम खुद से तो किया हुआ हो। अदरवाइज आपने सुना होगा एक टर्म, यार बॉस को तो कुछ आता ही नहीं है, यार मेरे मैनेजर को तो कुछ आता ही नहीं है, राइट? ये वाला पंगा होगा। वैसे भी एम्प्लॉयज बात करते हैं, एक नॉर्मल सी चीज है, कभी भी परफेक्शन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली, और बॉस हमेशा राइट सबके सामने होता है और पीछे कभी राइट नहीं होता, ये एक नॉर्मल सी चीज है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट ग्राउंड लेवल पे अगर आप साउंड हैं तो आप इन सब चीजों को हैंडल कर लेंगे, टीम को हैंडल कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हमारा ये डिलेमा खत्म हुआ कि भाई हम अभी फ्रेशर हैं, अभी हम एकदम उठकर मैनेजर नहीं बन सकते। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजर बनने के लिए हमें किसी और जूनियर लेवल के प्रोफाइल में पहले जाना पड़ेगा, वहां पे स्टेप इन करना पड़ेगा। किसी भी एचआर के एंट्री लेवल प्रोफाइल में, एचआर असिस्टेंट, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जर्नलिस्ट, ऐसे किसी भी प्रोफाइल में आप पहले जॉब्स लें, उसके बाद उसमें काम करें, उसके बाद आपको खुद अपने आप से स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन बिकम एन एचआर मैनेजर, राइट? आप कोई भी प्रोफाइल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप रिक्रूटमेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट का प्रोफाइल चूज कर सकते हैं, एचआर रिक्रूटर बन सकते हैं। और अगर आप एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल से, ऑपरेशन प्रोफाइल से और जर्नलिस्ट प्रोफाइल से मूव कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफाइल से मूव कर सकते हैं, राइट? बिकॉज असिस्टेंट मैनेजर का सारा काम करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्कोप रहता है कि आगे जाके वो भी मैनेजर बन सकता है। ओके, सो ये हमारा एक डिलेमा क्लियर हो गया। और ये डिलेमा खाली एक एचआर मैनेजर के लिए नहीं है, क्योंकि आप एक एचआर बनेंगे तो आपको और भी मैनेजर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो किसी भी प्रोफाइल के मैनेजर को बनने के लिए कम से कम एटलीस्ट वो काम तो आना चाहिए जो वो अपने टीम मेंबर्स से कराएगा, कम से कम उसने वो काम किया हुआ होना चाहिए। ओके, सो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, ढेरों भरकर हैं, मैं शायद आई थिंक काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पहली बात ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ये ऐसे नहीं होगा कि मैं ये कह दूं, सॉरी माई थ्रॉट इज नॉट वेल, दैट्स वाई मैं सामने से शूट भी नहीं कर रही थी इतने दिनों से, बट आई थिंक थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अब कंपनीज क्यों डिफरेंट है, क्यों चेंजेस होंगे? इसलिए होंगे बिकॉज स्मॉल स्केल है, मिड लेवल है और लार्ज स्केल है, हर का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है और एचआर मैनेजर का रोल भी उसी तरीके से डिफरेंट हो जाएगा, राइट?
अगर बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो एचआर मैनेजर क्या, एक एचआर मैनेजर के अंडर बहुत ही लंबी चौड़ी टीम होगी कि अब ये रिक्रूटर्स की टीम है, अब ये जर्नलिस्ट की टीम है, अब ये एग्जीक्यूटिव की टीम है, राइट, अब ये ऑपरेशंस के बंदे हैं, ये एचआर एडमिन के बंदे हैं, राइट। सो ये इस तरीके से टीम होगी। मिड लेवल है तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके बाद अगर हमारी स्मॉल स्केल है तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक ही एचआर है या फिर एक एचआर मैनेजर है और उसका एक नीचे असिस्टेंट है। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो काम है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये स्ट्रक्चरिंग होगी और उसी से डिफर करेगी। मतलब आप ये ना सोचें कि जैसे जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने वाली हूँ, ये आप जिस भी कंपनी में जाएंगे, आप एक स्मॉल लेवल पे गए तो वहां पर भी सेम ऐसे ही होगा। आपको इतने सारे लोग हायर करने पड़ेंगे अपने अंदर, किस लिए हायर करेंगे जब वहां इतना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजें नहीं है, उतना इनकम ही नहीं है, तो आप क्यों हायर करेंगे अपने अंडर टीम, राइट। इतनी प्रोसेसेस क्यों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां ऑलरेडी इतना सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वहां वी नीड अ प्रॉपर टीम कि हाँ भाई ये वाला एरिया वो देख ले, ये वाला एरिया वो देख ले, तो वी नीड पीपल देयर, राइट। जहां नहीं है नीड वहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ एक नॉर्मल लेवल पे कि कैसा होना चाहिए एचआर मैनेजर का रोल, वो सब जगह फिट बैठ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे अपने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक एचआर को जानते हैं तो सबसे पहले जिस चीज के लिए जानते हैं वो है रिक्रूटमेंट। ओके, सो अब रिक्रूटमेंट में क्या रोल रहेगा। नाउ मैं जब ये आपको बोलूंगी कि अब मैं इस रोल के बारे में बात कर रही हूँ इसमें, तो ये सब रिपीटेड रोल होंगे। लाइक मैं बताऊंगी रिक्रूटमेंट, ऑन बोर्डिंग और ऐसे ही जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इसको सिर्फ सुनकर मत जाइएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि रिक्रूटमेंट में मैनेजर का क्या रोल है। यहाँ मैं वो वाली बात नहीं करने वाली हूँ जो हम हमेशा से करते हैं कि भाई जॉब पोस्टिंग और ये। यहाँ पे मैनेजर का क्या रोल है, क्योंकि हमने देखा है ये काम असिस्टेंट करेगा, जर्नलिस्ट करेगा, रिक्रूटर करेगा, लेकिन मैनेजर क्या करेगा, राइट। सो ऐसे में हर जो हमारा फंक्शन है उसमें बताने वाली हूँ कि मैनेजर का क्या रोल है। सो अगर आप किसी एंट्री लेवल प्रोफाइल पे जाने वाले हैं तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका दायरा कितना है और आपके मैनेजर का दायरा कहाँ से शुरू होता है। ओके, जिससे कि आप वहां पर आराम से काम कर सके। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे कोई डिसीजंस ले लें जो कि मैनेजर के प्रीव्यू में आते हैं। ओके, जो कि मैनेजर ही ले सकता है, वो डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, आपका काम करने का है, राइट। सो इसलिए ये जरूर सुने। तो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने क्या देखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। उस वैकेंसी को जब हमने आइडेंटिफाई करा तो यहाँ तो हम ये देखते थे कि हाँ भाई ये एक वैकेंसी है। यहाँ जो मैनेजर है वो देखेगा वो सच में वैकेंसी है भी या बस ऐसी बात हो रही है, कहानी में हो रही है ये कि हाँ भाई एक बंदा किसी डिपार्टमेंट में चाहिए तो क्यों चाहिए। वो प्रॉपर रिसर्च करेगा, उसके ऊपर पूछेगा हायरिंग मैनेजर से, भाई मुझे चाहिए, मुझे बताइए आपके अंदर ऑलरेडी 5 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, 7वां आदमी किस लिए चाहिए। ओके, बिकॉज एक बजट है, उससे मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ और मुझे कंपनी में देखना है कि 7 एम्प्लॉयज अगर एक डिपार्टमेंट पे है तो उनका क्या स्ट्रक्चरिंग है, क्यों है, क्या काम कर रहे हैं, हर एक 7% पे क्या काम आ रहा है। ओके, सो ये काम अब मैनेजर का रहेगा। हम जब नॉर्मल एक एचआर एम्प्लॉय थे तो हम क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी कोऑर्डिनेट करा भाई एचआर हायरिंग मैनेजर से और उसने मुझे बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा, और हम लेकर बैठ गए जी अब दे दो जॉब डिस्क्रिप्शन, अब दे दो जॉब स्पेसिफिकेशन और हम लग गए जॉब पोस्टिंग पे। लेकिन मैनेजर ये काम नहीं करेगा। मैनेजर के पास पूरी राइट है हायरिंग मैनेजर से प्रॉपर डिस्कशन करने की कि भाई क्यों, ये क्यों। ओके, सो आप समझ रहे होंगे ये कहाँ जा रहा है। और उसके बाद जैसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीजें प्रॉपरली देखना, प्रॉपर ड्राफ्टिंग देखना, वो असिस्टेंट से करा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद कर ली और बस जो काम हो रहा है होने दो। पूरी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइंड होंगी, पूरी जॉब स्पेसिफिकेशंस डिफाइंड होंगे, उसकी जो लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज एचआर मैनेजर को देखनी होती है। यस, अब ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, स्मॉल और जैसे मैंने बताया मिड लेवल और लार्ज स्केल पर। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी, उसका अप्रूवल होगा, तो एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या मेंशन है। कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं है जो कि हम नहीं इशू कर सकते, जो हम नहीं कह सकते, जो हम नहीं करवा सकते किसी से और हम वो मेंशन कर रहे हैं। लाइक मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ये मैं पॉलिसीज में भी अभी मेंशन करूंगी। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेंगे तो हमें जैसे कोई हम लेबर हायर कर रहे हैं, कोई टेक्नीशियन हायर कर रहे हैं, टेक्नीशियन तो एक फिर भी क्वालिफाइड पर्सन हो गए, हम कोई लेबर हायर कर रहे हैं, अब हमने उसमें लिख दिया कि 12 से 15 एज ग्रुप का बंदा हम इसमें चाहते हैं। मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे कि छोटे लेबर्स होते हैं तो ऐसे कंसिडर किए जाते हैं कि हाँ भाई इनसे काम करवा लो, इनसे सामान उठवा लो, ये कर लो। तो वो क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एज के पर्सन से काम करवा सकते हैं, राइट।
ये सारे प्रोविजंस हैं, ये सारे मैनेजर को देखने हैं कि भाई नहीं, ये मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं ये नहीं डाल सकता हूँ, स्पेसिफिक एज लिमिट है, वहीं का ही बंदा यहाँ पे आएगा। ओके, आप समझ रहे हैं। दूसरा, आपने कह दिया कि ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद एज ग्रुप कितना आपने लिख दिया कि उसकी एज ग्रुप 18 होनी चाहिए। अरे 18 ईयर्स में कोई ग्रेजुएट होता है? मतलब ये सेंसफुल की चीजें हैं, ये माइंड से सोचने वाली चीजें हैं, राइट। ये मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप जो भी एक एक चीज लिख रहे हैं वो आपको ध्यान देनी जरूरी है, वो मैनेजर को ध्यान देनी जरूरी है। ओके, ड्राफ्टिंग मेरा असिस्टेंट कर रहा है, जर्नलिस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, लेकिन जब वो मेरे पास लाएगा फाइनल सिग्नेचर्स के तो वो मुझे देखना है। ये है एचआर मैनेजर का काम। और रिक्रूटमेंट की पॉलिसी ड्राफ्ट करना, कौन कौन से पोर्टल्स पे जॉब पोस्ट होगी, बहुत सारे पोर्टल्स हमने तो देखे हैं सेशंस में, उन सब पे उठा के पोस्टिंग हो गई। किसकी परमिशन से? मैनेजर को पता नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, जो जो पोर्टल्स आप यूज करेंगे वो मैनेजर के अप्रूवल से करेंगे। मैनेजर अप्रूव करेगा कि हाँ भाई इन पोर्टल्स पे यूज करना है। अगर वो ऑथेंटिकेट समझता है, ऑथेंटिक समझता है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये जेन्युइन पोर्टल्स हैं, तभी होगा। चाहे आपने कितना कुछ देखा हुआ है, बट स्टिल कि मतलब ये पोर्टल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा, यहाँ से सोर्सिंग हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने डाल दिया, भाई किसकी परमिशन से? फेसबुक पे डाल दिया, किसकी परमिशन से? राइट। तो ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट में किसको ध्यान रखनी है? भाई मुझे कहाँ पे क्या चीज पोस्ट करनी है, और इसके लिए मैनेजर पहले से प्री अप्रूवल्स लेता है सीनियर मैनेजमेंट से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जो हम जॉब पोस्टिंग करते हैं उसमें एक अबाउट कंपनी लिखा होता है, कंपनी के बारे में कुछ 15, 20, 30 लाइनें लिखी होती हैं। वो कौन लिखता है, किसके पास अथॉरिटी होती है? कहीं से भी उठाई और बस पोस्ट कर दी कहीं पर भी? नो, आप ऐसे ही कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते कंपनी के बारे में। आप कंपनी का डिस्क्लोजर कर रहे हैं, डिस्क्लोजर ऐसे नहीं होता, ये मैनेजर को देखना है, सीनियर से अप्रूवल लेके। मतलब अब मैं इससे ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैनेजर कैसे करेगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। मतलब ये काम एक मैनेजर का है, राइट, कि आप जो अबाउट कंपनी है या जो भी चीजें आप कंपनी की कहीं पर भी बाहर पोस्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल में शेयर कर रहे हैं, वो मैनेजर देखेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते अपने मन से उठा के। और अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे एचआर पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल में, रिक्रूटमेंट में या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये सारी चीजों के अप्रूवल मैनेजर से जरूर लें कि ये आप पोस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उठाया, वेबसाइट से उठाया, इधर से उठाया, उधर से उठाया और पोस्ट कर दिया। यू हैव टू आस्क, जब भी आप जॉब पोस्टिंग्स कर रहे हैं तो आप पोर्टल्स की परमिशन लें और उसके बाद ये भी पूछें कि भाई ये चीजें हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। आई होप सो ये मैंने बहुत लॉन्ग स्ट्रेच कर दिया, बिकॉज मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मैनेजर का कितना बड़ा रोल है। ये जो डिसीजंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो सब जगह सब कंपनियों के पोस्टेड रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप कंपनी की चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं एक्सटर्नली, राइट। सो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, क्या चीजें कॉन्फिडेंशियल है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये मैनेजर को ही पता होगा। ओके, सो ऐसे ही रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेसेस सब कुछ वो ही डिजाइन करेगा। आपको काम करना है, जब वो अप्रूव कर देगा तो पोस्टिंग्स ऑब्वियसली आप करेंगे, वो खुद से नहीं करेगा। लेकिन वो जो पोस्टिंग है उसके एक एक लाइन, उसका एक एक वर्ड देखना, और जो भी आप उसमें पब्लिश कर रहे हैं मैटर, उसमें क्या क्या मेंशन है, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो देखना। सेम वे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल देंगे उठा के, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है मैंने बना दिया, नहीं। यू कैन डू दिस। आपको बनाना है, आप ड्राफ्ट बनाइए, उसके बाद अप्रूवल कौन करेगा? मैनेजर करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खाली एक सिंगल हैंडेड एचआर काम कर रहे होंगे, तो वो सब ऑब्वियसली वो अपने आप में पूरी तरह से मैनेजर है, बिकॉज कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, तो एक ही एचआर काम कर रहा है, उसको रख लिया है, तो ऑब्वियसली वो किन से कोऑर्डिनेट करता होगा? वहां पे जो डायरेक्टर्स या सीईओज होंगे उनसे कोऑर्डिनेट करता होगा, तो वो उनके मैनेजर्स हो गए, वो उनके सीनियर लेवल मैनेजर्स हो गए, सीनियर रिपोर्टिंग मैनेजर्स हो गए, तो वहां वो बात सफिशिएंट है, राइट। बट ये सारी चीजें करते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैंडेडली एक एचआर काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो प्लीज अपने सीनियर्स से जरूर एक बार पूछें कि क्या ये आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्या ये मैटर वहां जा सकता है, नहीं जा सकता है। ओके, सो ये था हमारा रिक्रूटमेंट। आई थिंक ये सेशन बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 इस सेशन को पूरा देखें, शेयर भी करें, और नोट करना चाहें तो प्लीज जरूर नोट करें, बिकॉज ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी। आप चाहे किसी भी लेवल पे काम करेंगे, और ऑब्वियसली आप जिस भी लेवल पे रिक्रूट हुए हैं वहां नहीं रहना चाहेंगे, आप भी जाना चाहेंगे ऊपर, और ऊपर जाना चाहेंगे तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। ओके, नाउ सेकंड, चलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी जल्दी जल्दी बोलने की। सेकंड, ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम क्या है? ऑन बोर्डिंग जैसे कि हम जानते हैं वेलकम है एम्प्लॉय का, एक हम प्लान करते हैं, इस पे आप सेशन देख सकते हैं। जब भी कोई एक एम्प्लॉय आता है, हम उसे रिक्रूट करते हैं, उसका सारा कुछ पूरा हो चुका होता है,
मीन्स उसका सिलेक्शन पॉइंट और उसका ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस हो चुका होता है। फिर जब वो आता है तो हम डे 1 ओरिएंटेशन कराते हैं और उसके बाद हम प्लान करते हैं ऑन बोर्डिंग 30, 60 और 90 डेज का एक प्लान होता है जिसमें हम एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में कंफर्टेबल फील करवाते हैं। उसको उसका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू लेके जाते हैं। उसका पहले तो ओरिएंटेशन में आप पूरा सब जगह, सबसे सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में वेलकम कर देंगे और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद उसे चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि उसकी ऑफिशियल चीजें हैं, आई कार्ड्स हैं, सिस्टम एलोकेट करना है, लैपटॉप एलोकेट करना है, वो चीजें जो उसे काम में आएंगी, जो उसको काम में हेल्प करेंगी। ओके, सो ये प्रोसेस है। अब इसमें क्या है, इस पूरे प्रोसेस को कौन डिजाइन करता है? आप क्या सोचते हैं? एक असिस्टेंट डिजाइन करता है? नो, आई एम रियली सॉरी, ये एक मैनेजर डिजाइन करता है, उसको अप्रूव करता है और फिर जो काम करने वाला काम है वो असिस्टेंट करता है कि अब इसके लिए क्या क्या करना है, आईटी में जाना है, उसे ये देना है, उसे ये करना है, उसे वो करना है, वो सारा काम फिर असिस्टेंट्स करते रहेंगे। हमारा काम क्या है, उस पूरे प्रोसेस को देखना कि वो प्रोसेस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, वो प्रोसेस प्रॉपरली बने। और वो कैसे बनेगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग उसकी वो मैनेजर ही करता है। ओके, ये जरूर है कि वो इंस्ट्रक्शन देगा असिस्टेंट को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ड्राफ्ट कर लो, लेकिन वो किसके माइंड से होगा, वो मैनेजर के माइंड से होगा। ओके, सो ये हो गया सेकेंड हमारा ऑन बोर्डिंग। नाउ थर्ड पे आ जाएगा हमारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करना और वो भी एज पर पॉलिसी। लीव पॉलिसी बना दी कुछ भी बिना सर पैर के उठा के। मैं तो एचआर हूं, मैंने तो एक सेशन देखा था, ऐसे ऐसे बनाते हैं, मैंने बना दी और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यू कैंट इम्प्लीमेंट इट। यस, एक एचआर मैनेजर करेगा क्योंकि वो लॉज को जानता है, वो लीगल चीजें पढ़कर आया है, उसको पता है कि ये लीगली आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ईएल कितने पे मिलती है, ईएल क्या होती है, अर्न लीव का मीनिंग क्या होता है, सीएल कैजुअल लीव क्या होती है, एसएल सिक लीव, मेडिकल लीव ये क्या होती है, मैटरनिटी लीव क्या होती है। आपने उठा के काट दी है, किसी ने मैटरनिटी लीव ली है, ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं पता, राइट। आप ऐसे ही और भी बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं। मैं यहाँ डिटेल और ज्यादा नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत सेशन एक्सटेंड हो रहा है। इसमें से कुछ भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट आ सकता है फोर्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वही है कि एम्प्लॉइज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कौन बनाएगा। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट कौन करेगा, असिस्टेंट, जर्नलिस्ट या एग्जीक्यूटिव्स या ऑपरेशंस या एडमिन के बंदे, लेकिन उसको कौन बनाएगा, उसको बनाएगा एक एचआर मैनेजर। भाई ट्रेनिंग कैसे कैसे होगी, कितने कितने लेवल पे होगी, क्या फीडबैक सिस्टम होगा, कैसे होगी, वर्चुअल होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, वर्चुअल एंड ऑनलाइन आर सेम। ओके, मैंने फ्लो में बोल दिया। उसके बाद मतलब उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन इशू होना है तो वो होगा, कितने वीक्स का प्रोग्राम होगा, इंटर्न्स को उसमें लगाना है या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए होने वाला है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको मतलब ये सारी चीजें मैनेजर प्लान करेगा। उसके बाद आ जाएगा, चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ इज HRIS। ना ये एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड है सेशन, इस पे मेरा एक सेशन भी बना हुआ है। ये है HRIS। अगर हम कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत बड़ा मैनेजर का रोल है और प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करना। मतलब जो अभी जिस तरीके से डेटा हमारे पास घूम रहा है अभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग करना। फिर जब वो हो गया है तो सॉफ्टवेयर को कैसे हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे रिस्पॉन्ड ले पा रहे हैं, उससे कैसे रिस्पॉन्ड ले पा रहे हैं। जिस पर्पस के लिए हमने सॉफ्टवेयर लगाया था क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। और दूसरा, जब वो सॉफ्टवेयर बन रहा था उस प्लानिंग में, HRIS की प्लानिंग में मुझे कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, उन मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें चाहिए, ये एक नॉर्मल HR कभी नहीं बता सकता। मतलब जिसने ज्यादा काम नहीं किया है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना ब्रॉड वे में सोच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे लेवल पे काम नहीं किया है। मुझे क्या क्या मॉड्यूल्स चाहिए भाई, मुझे चाहिए लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, पेरोल, पॉलिसीज, ट्रेनिंग, मतलब उसमें बहुत कुछ मुझे ऐसा चाहिए। ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगी, मैनेजर बताएगा। मतलब आप मैनेजर हैं तो आप बताएंगे। ओके, सो ये है हमारा HRIS हो गया। अब तक हो चुके हैं 5 पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 6th पॉइंट और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये है पेरोल मैनेजमेंट। कैसे पेरोल को मैनेज करना है, सारी एक सैलरी, एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी किस टाइम पे जाएगी, कौन से जो टैक्सेस हैं वो किस समय कैसे कैसे जमा हो जाएंगे। ऑब्वियसली लॉ के अकॉर्डिंग डेट्स हैं तो आप कहेंगे कि भाई वो तो उसी डेट के हिसाब से होंगे, नहीं, ऐसे हमें प्लान करना पड़ेंगी सारी चीजें क्योंकि फंड हैं जो प्रॉपर टाइम पे डिपॉजिट होने हैं, PF डिपॉजिट होना है, ESI डिपॉजिट होना है, उसके चालान जनरेट होने हैं, वो सब कब होगा
वो एक असिस्टेंट करता रहेगा अपने आप से सोच साच के कि हाँ भाई ठीक है, ये अब मैं डेट चेक कर लूं, अब मैं ऑनलाइन डेट चेक कर लूं, इसकी डेट निकल गई, उसकी डेट निकल गई। अरे उसे कुछ गाइडलाइंस तो मिलेंगी ना। गाइडलाइंस कौन देगा? एचआर मैनेजर। ये नहीं है वो रोज गाइडलाइन देगा, ऑब्वियसली वो बता देगा पहले एक आध महीने कि हाँ भाई ये डेट्स होती हैं और मुझसे ये साइनिंग करानी है। जब वो पेरोल बनेगी तो उसमें पूरा रोल रहेगा एक एचआर मैनेजर का। जब वो बन के आएगी तो वो देखना वो सही बनी है नहीं बनी है ना। यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि मैनेजर्स ऐसे नहीं देखते हैं हर बार, और क्योंकि आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है और मिस्टेक्स होती नहीं है, सब कुछ परसेंटेज एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एक्सेल में प्रॉपर कैलकुलेट हो जाती है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो जर्नलिस्ट भी कर देते हैं आराम से, या पेरोल मैनेजर भी कर देते हैं, या फिर पेरोल एग्जीक्यूटिव सॉरी कर देते हैं। मैनेजर है तो मैनेजर तो फिर इसीलिए अपॉइंट किया गया है, अगर पेरोल एग्जीक्यूटिव है तो वो भी कर देता है। तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मैं स्लाइटली यहाँ पर कहूंगी, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैनेजर को पेरोल जरूर देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेल है और आपके बहुत अच्छे असिस्टेंट्स हैं तो आप वहां छोड़ दें। एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ी होती है इसकी। जब एम्प्लॉयज हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं तो हमारा इतना बनता है कि हम पेरोल को जरूर देखें। किसी की भी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत बार मिस्टेक्स बहुत बाद में पता चलती हैं, क्योंकि बहुत बार तो फुली सैलरी जा रही होती है तो कई चीज़ें ट्रेसेबल नहीं होती, लेकिन बाद में वो टैग होते होते पता चल जाता है। और बहुत बार ऐसे डिस्प्यूट्स रहते हैं जो कि बहुत पहले से चले आ रहे होते हैं और वो सॉफ्टवेयर में शो करते रहते हैं, लेकिन हम भी अरे यार चलो ठीक है फिर देख लेंगे और नहीं होती तो राइट, उसे मंथली जरूर रिव्यू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 7th आ जाएगा कंपेंसेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब रिक्रूटमेंट्स करते हैं तो हमारे पास एक बजट है। ऐसा नहीं है आप कितने को भी, यार उसका मन ऐसा लग रहा था, कैंडिडेट बहुत अच्छा था और बड़ा मायूस सा हो गया था तो मैंने उसे इतनी सैलरी ऑफर कर दी। घर से जा रहे हैं पैसे की, इतनी सैलरी ऑफर कर दी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, और आप किसी का काट भी नहीं सकते। जो आपका बजट है, जो आपने प्रोफाइलिंग की हुई है, जो रिसर्च करके और स्किल्स बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड आपने अपने लिए एक अमाउंट रखा हुआ है कि हाँ इस प्रोफाइल के लिए इतना है, उसमें बहुत ज्यादा कटिंग आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अपने मन से किसी से बदला निकालने के लिए, जी नहीं ये मुझे कैंडिडेट ठीक है चाहिए था, मुझे ज्यादा पसंद नहीं था तो चलो मैंने इतनी सैलरी दे दी। ये आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें मैं एक चीज कहूंगी कि यहाँ पे एक ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एचआर मैनेजर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई एम्प्लॉय आपके सामने आ रहा है, कोई कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है और सैलरी नेगोशिएट कर रहा है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हमारी लिमिट है कंपनी के अकॉर्डिंग, और कितना वो कैंडिडेट डिजर्व करता है, ये बिल्कुल जेन्युइनली देखें। ओके, और ऐसे ही जब अप्रेजल्स होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, वहां पे भी एम्प्लॉय के वहां पे भी बिल्कुल जेन्युइनली चीजों को देखें। तो कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं। पहली बात, मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पता होना जरूरी है प्रॉपरली। आप किसी लेबर को कम अमाउंट नहीं दे सकते, वहां पे भी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। सो एक्ट की नॉलेज होनी भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। ओके, अब आ जाता है, चलो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई थिंक मैंने सारे कॉर्नर्स डिस्कस कर लिए। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्नर बचा है और वो है हमारा 8th पॉइंट कह सकती हूँ, और वो है ग्रीवेंस मैनेजमेंट या फिर पीपल मैनेजमेंट, पीपल एंड कल्चर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ किया हुआ है अपनी कंपनी में, लेकिन आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉय को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एम्प्लॉय कुछ प्रॉब्लम लेके आपके सामने आया, किसी भी एचआर के पास लेके आया, पहली बात तो आपने कहा कि भाई अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर लो, मेरे पास नहीं आना चाहिए कोई बंदा। फिर भी भाई आपके जूनियर से या असिस्टेंट से नहीं हैंडल हुआ, वो आपके पास आया, आप में इतना एटीट्यूड है कि यार ठीक है रिजाइन कर रहे हो ना, ठीक है खत्म करो। दिस इज नॉट द वे। आपको उसे काउंसिल करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो आपको पूछना चाहिए उससे, बिकॉज वो प्रॉब्लम जो भी एम्प्लॉय आएगा उसके साथ होगी, उसको रेक्टिफाई कीजिए, वहीं के वहीं खत्म कीजिए। खाली एक कैंडिडेट वॉइस रेज कर रहा है इस वजह से उसे निकाला जाए, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज जो भी आएगा उसके साथ यही प्रॉब्लम होगी और वो वैकेंसी कभी फिल नहीं हो पाएगी। ओके, सो यहाँ क्या है, ये ग्रीवेंस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी पॉइंट से रिलेटेड ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, एंड आई हैव सीन कि जब ग्रीवेंसेस सॉल्व हो जाते हैं तब एम्प्लॉयज कितनी ज्यादा खुश होते हैं और कितना ज्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, कितना ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आई नो ये एक ऐसा जॉब है मैनेजरियल लेवल पर तो सारा ही ठीकरा हमारे सर पे फूटता है। यस, इतना ज्यादा इन कंधों पर वजन होता है कि सब कुछ, मतलब
ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, ओनर, कंपनी, मतलब और भी सारी चीजें हैं, वो उनके डिसीजंस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज हमारे ऊपर आती है कि बस आपका डिसीजन था, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। वो फिर भी आएगी, बहुत थैंकलेस जॉब है, वो फिर भी आएगी, बट हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब कोई एम्प्लॉय आ रहा है उसके ग्रीवेंसेस को प्रॉपर सुने, उसे सॉर्ट आउट करें। ऐसे नहीं कि बस बाईपास कर दें ये सोच के कि यार नहीं छोड़ो, ये असिस्टेंट से भी नहीं संभला और इसका ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका ये, हमें ये फैक्टर्स नहीं देखने हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, मैंने इनको इलेबोरेट करा है। सेशन लॉन्ग हो गया है, आई डोंट नो आप लास्ट तक आए भी हैं या नहीं है। सेशन अगर हेल्पफुल है और इससे रिलेटेड और कुछ भी इसमें देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप असिस्टेंट हैं या जर्नलिस्ट प्रोफाइल में, एग्जीक्यूटिव में, ऑपरेशंस में हैं, मैनेजर कभी भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ है कि सीखते चलिए और चीज़ों को अपने साथ लेके पकड़ते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आज सीखा और खत्म, ठीक है अब ये तो मैंने कर लिया, मैं दूसरे रोल में मूव हो जाऊंगा। ओके, ये सारी चीजें कंपाइल होके ही एक पर्सन मैनेजर बनता है, राइट? सो हेल्पफुल था तो जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।